हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय वस्तु है भारत का नामकरण। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, भारत है, इंडिया है, जम्मू द्वीप है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामों से हमारे देश को पुकारा। क्या क्या नाम हैं, हम इसकी चर्चा आज करेंगे। और हम अब शुरू करते हैं। हमारे देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा। भारत देश का नामकरण। भारत देश का नामकरण ऋग्वैदिक कालीन भरतजन के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारतवर्ष कैसे पड़ा? एक प्राचीन कबीलाई समाज था, एक प्राचीन कबीलाई राजवंश था जिसका नाम था भरतजन। इन्होंने अपनी जाति के नाम के आधार पर अपने देश का नाम भारतवर्ष रखा। कैसे रखा? इन्होंने 10 राजाओं के युद्ध में विजय होकर अपने देश का नाम भारत रखा। वह जो भरतजन के राजा थे उनका नाम था सुदास। अब हम जरा लिख करके आपको बताते हैं। भारतवर्ष, पहला नाम आता है भारतवर्ष। भारतवर्ष, भारतवर्ष हमारे देश का नाम ऋग्वैदिक काल वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। प्राचीन काल में सभी लोग कबीलाओं में रहते थे। कबीलाई समाज था भाई। कबीलाई कैसा था? कबीलाई समाज था। और एक कबीले में एक ही जाति के लोग रहते थे, एक समूह में रहते थे। उस समूह को जन कहा जाता था। जैसे ये भरत हैं, भरत जन। अब इसमें ये पूरा भरत जाति का एक समूह है, मतलब लोग हैं। जन माने लोग होता है, तो भरत लोग हैं, इसलिए इस पूरे जाति को भरत जन के नाम से जाना जाता है। अब भरत जन के राजा कौन थे? भरत जन के राजा सुदास थे। सुदास। इनका राज्य कहाँ था? इनका राज्य सरस्वती एवं यमुना नदियों के बीच क्षेत्र में इनका राज था। इनका राज्य था। किसका राज्य था? इन भरत जनों का राज्य था। सरस्वती एवं यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में इनका राज्य था, राजा सुदास का। अब राजा सुदास ने 10 राजाओं के साथ युद्ध किया था। और वो जब 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ, इतिहास में उसे 10 राग युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 10 राग युद्ध।
इतिहास में सुदास ने 10 राजाओं के साथ युद्ध किया और युद्ध में जब विजयी हो गए तो विजयी होने के बाद अपनी जाति के नाम के आधार पर इस देश का नाम भारत वर्ष रखा। अब ये दशराग युद्ध हुआ क्यों था? इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था, कारण की बात करते हैं हम। कारण क्या था? इनका कारण ये था कि इनके पुरोहित विश्वामित्र थे। कौन थे इनके पुरोहित? भरत जन के, ये भरत जन के पुरोहित विश्वामित्र थे। भरत जन के पुरोहित विश्वामित्र थे। कुछ समय के बाद राजा सुदास ने इन्हें हटा दिया। इनको अपने पद से, इनके पुरोहित पद से हटा दिया विश्वामित्र को, और इनके स्थान पर किसे रखा? इनके स्थान पे वशिष्ठ जी को रखा। इनके स्थान पर गुरु वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया। भरत जनों के राजा सुदास ने वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया। अब ये बात विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी। उन्हें बदला लेने का सोचा कि इनके राजा सुदास को बड़ा अभिमान हो गया है, अब हम इनसे बदला लेंगे। अब इन्होंने क्या किया कि इनके जो प्रतिद्वंदी लोग थे उनको आपस में मिलाया। भाई ये क्या है? ये उत्तराधिकार के प्रश्न पे लड़ा गया। किस उत्तराधिकार के प्रश्न पे लड़ा गया था? पुरोहित के उत्तराधिकार पे प्रश्न लड़ा गया था, और राज्य सीमा विस्तार के लिए भी लड़ा गया था। अब इनकी जरा हम बात करते हैं। जरा ये सुदास हैं। इनके पुरोहित कौन बने? इनके पुरोहित बने वशिष्ठ। अब वशिष्ठ के लिए पुरोहित बनने पर विश्वामित्र नाराज हो गए, तो इन्होंने क्या किया? विश्वामित्र ने 5 आर्यजन को मिलाया। 5 आर्यजन को मिलाया। ये कौन कौन से थे? जरा हम इनके नाम देखते। एक थे अनु, दूसरे कौन थे? द्रुहा, तीसरे कौन थे? पुरु, चौथे कौन थे? यदु, और 5वें कौन थे? 5वें थे तुर्वसु। ये 5 आर्यजन थे। इन 5 आर्यजन को पंचजन कहा गया। पंचजन। इन्हें पंचजन कहा गया, इन 5 को। अब इन 5 के अलावा स्थानीय जनजातियों को भी इन्होंने मिलाया। अब 5 स्थानीय जनजाति कौन कौन से थे? ये थे 5 जनजातीय। अनिल, फक्त, शिव थे, और कौन थे? भलासन। चौथे थे भलासन। 5वें
पांचवे थे विषाणिन, अनिल, फक्त, शिव, भलासन, विषाणिन। इन 5 जनों को और ये 5 जनों को मिला कर के 10 राजा हुए और इन्हीं को 10 राज्ञ कहा गया। और विश्वामित्र ने इन 5 और इन 5 को मिलाने के बाद 10 राजाओं का संघ जो निर्माण किया, इन 10 राजाओं के 10 राजाओं का संघ बनाया। इसका नेतृत्व विश्वामित्र ने किया और विश्वामित्र ही इन 10 राजाओं के संघ के पुरोहित बने। अब ये 10 राजाओं के साथ और सुदास के साथ रावी नदी के तट पर भीषण युद्ध हुआ। उत्तराधिकार के प्रश्न पर यह युद्ध लड़ा गया और ये 10 राजाओं को सुदास ने, भरत जन के राजा सुदास ने इन्हें पराजित कर दिया, इन्हें हरा दिया। जब हरा दिया तो वह भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट बने। राजा सुदास भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट बने और युद्ध में विजय होने के बाद अपने जाति के नाम के आधार पर भारत वर्ष रखा। इस देश का नाम रावी नदी के तट पर हुआ था। उस समय रावी नदी का नाम पुरुषणी नदी था। क्या नाम था? पुरुषणी नदी, रावी नदी। उस समय रावी नदी थी, रावी नदी को पुरुषणी नदी कहते थे। पुरुषणी नदी कहते थे भाई। पुरुषणी नदी के तट पर भीषण युद्ध हुआ था। फिर जब और आप इतिहास में कहीं पर भी आप पढ़ेंगे, सबसे पहला नाम यहीं आएगा, भरत जन का। भरत जन अर्थात भरतों का देश। यहाँ तक कि विष्णु पुराण में भी इन भरत जन के लिए बहुत ही अच्छी बात कही गई है। क्या क्या कही गई है हम देखते हैं, लेकिन आप इसके ये जान लीजिए कि ये जो 5 आर्य जन थे और ये भरत जन थे, भरत जन इनमें और ये पुरु में आपस में मित्रता हो गई युद्ध के बाद, हारने के बाद। यानी कि भरत प्लस पुरु, इन्होंने क्या हो गया? मित्रता हो गया। और इस मैत्री संबंध होने के बाद इन्होंने अपने में शादी ब्याह भी करना शुरू कर दिया। जब शादी ब्याह किया तो इन दोनों को मिला कर के एक नए वंश का निर्माण हुआ। ये किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है कुरु नाम से। कुरु, आप लोग कुरु वंश के बारे में अच्छी से जानते हैं। ये वही कुरु वंश है जिसमें महाभारत युद्ध हुआ। अब महाभारत भी भरत वंश के नाम से ही जाना जाता है। महाभारत में जो भी कथाएं हैं वह भरतों का इतिहास है। अब महाभारत में, अब इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो इनकी जो वंशावलियां हैं, मैं ये भरत और कुरु की एक दूसरा क्लास में ले आऊँगी। यहाँ पर उनके इतिहास बताना जरूर नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ भारत का नामकरण पढ़ा रही हूँ। मैं थोड़ा सा इतिहास बताने की कोशिश कर रही हूँ बस। मैं अगला वीडियो लाऊंगी इसके लिए। ये भरत और कुरु मिलकर जब शादी ब्याह करें तो इन्हें कुरु वंश का हुआ। और कुरु वंश में ही कौरव पांडवों की लड़ाई हुई थी, जो महाभारत युद्ध हुआ। और ये भरत इस समय वर्तमान समय में क्या हैं तो कहाँ हैं, किस रूप में हैं, मैं इस पर चर्चा उसी दशराग युद्ध की जो वीडियो लाऊंगी उसमें होगा। अच्छे तरीके से बताऊंगी मैं, ठीक। अब इसे मिटा दें। ये देखिए जो कुरुवंश था, कुरुवंश प्लस ये क्यों थे? भरतवंश। ये आपस में शादी ब्याह किए, कुरु बन गया, ठीक। तो ये जो थे, इन्हीं में पांडव हुए भाई। पांडव, आप पता है कि जब इनके जो
विजय जो था, पांडव लोग विजयी हुए, आप सभी लोग जानते हैं। पांडवों का जब विजय हुआ ना, तो उनके विजय की बातों को जो लिखा गया उसे जय संहिता के नाम से लिखा गया। किस नाम से लिखा गया था? जय संहिता। जय संहिता के नाम से लिखा गया था। इसमें श्लोक कितने से? इसमें 8800 श्लोक थे, यानी कि 8800 श्लोक थे। और कुछ समय बीता तो इस जय संहिता में और श्लोक जोड़ दिया गया। कितना जोड़ दिया गया? 24,000। इसमें 24,000 और श्लोक जोड़ दिया गया। तो ये जय संहिता किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? भारत नाम से। भारत, क्योंकि भरत जनों की ही तो कहानी है, इसमें भरतों के वंश की बात है, इसलिए भारत नाम हुआ। फिर और कुछ समय बीता, जब कुछ समय और बीता तो इसमें एक लाख भाई, 1 लाख श्लोक जुड़ गए। 1 लाख श्लोक जुड़ गए। तो इसे क्या कहा गया? इसको फिर अब बहुत सारे श्लोक हैं तो इसको महा कहा गया। तब इसी में भारत के आगे महा जोड़ दिया गया। क्या हो गया फिर? ये महाभारत। महाभारत ये हो गया। आज हम महाभारत के ही नाम से जानते हैं। इस 1 लाख श्लोक जब हो गया था तो इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया सतहत्तरी संहिता, ये कहा गया। और इसी को महाभारत कहा गया। महाभारत ही इस समय प्रचलित सबसे ज़्यादा है और यह हमारा महाकाव्य है। हमारे यहाँ 2 महाकाव्य ना, रामायण और महाभारत। ठीक, अब इसकी चर्चा मैं पूरी दूसरे वीडियो में करूँ, जब दशहरा युद्ध करूँगी ना। तो ये कैसे कैसे हुए, कहाँ कहाँ गए, सभी लोग तो मारे नहीं गए ना, इनके सारे के और लोग तो बचे रहे होंगे कुछ न कुछ। तो वो कैसे कैसे परिवर्तित हो गए, आज किस रूप में है, मैं इसकी चर्चा करूँगी। ठीक, इस भरत जन को विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? विष्णु पुराण में यह बताया गया है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो प्रदेश स्थित है उसे क्या कहते हैं? भारत। उसे भारत कहते हैं, अर्थात भरतों का देश। और विष्णु पुराण क्या कहता है? विष्णु पुराण यह कहता है कि यहाँ पर भरत जनों के उत्तराधिकारी निवास करते हैं। भाई, यह स्पष्ट रूप से विष्णु पुराण में है। इसके अलावा और बड़ी बात कही विष्णु पुराण में। क्या कहा है? विष्णु पुराण में इस बात की चर्चा है कि देवता भी स्वर्ग में सुख भोग लेने के बाद मोक्ष की साधना हेतु इस भारतवर्ष में पुनः जन्म लेते हैं। पुनः जन्म लेते हैं। ये इतनी अच्छी अच्छी बातें विष्णु पुराण में कही गई है। अब और लोग भारत के लिए क्या नाम दिए हैं?
अब जरा हम उनकी भी चर्चा करते हैं। आप लोग खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जानते हैं? खारवेल हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम बार भारत का वर्णन मिलता है। भारत, और यह प्राकृत भाषा में प्राकृत भाषा में भरध्वज मिलता है। क्या मिलता है? भरध्वज शब्द मिलता है, अर्थात भारत मिलता है। यह खारवेल के अभिलेख में पहली बार लिखित रूप है। इसके बाद जैन धर्म के लोग क्या कहते हैं कि भारत को किस नाम से जाना जाता है? जैन धर्म के लोग जैन धर्म के अनुसार भारत का नाम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। कौन? भरत, ये राजा थे। ठीक, इन भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। यह जैन धर्म के अनुसार बात है। अब जम्बूद्वीप, हमारे देश का नाम एक जम्बूद्वीप भी है। अब जम्बूद्वीप क्यों कहा गया भाई? बौद्ध धर्म, जम्बूद्वीप, बौद्ध धर्म और अशोक के अभिलेख में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। क्या कहा गया है? जम्बूद्वीप। भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। अब जम्बूद्वीप क्यों कहा गया जम्बूद्वीप? जम्बूद्वीप इसलिए कहा गया कि यहाँ पर जम्बू नामक वृक्ष पाए जाते थे। यहाँ पर जम्बू नामक वृक्ष पाए जाते थे। इस जम्बू का नाम क्या है? जामुन का पेड़। इस जामुन नाम के पेड़ बहुत सारे यहाँ पाए जाते थे, इसलिए इसे जम्बूद्वीप कहा जाता था। और पुराणों में भी वर्णित है कि 7 द्वीप थे। पुराणों में 7 द्वीप थे। उन 7 द्वीपों में एक द्वीप ये जम्बूद्वीप भी था। ठीक। अब पौराणिक कथा क्या कहते हैं? पौराणिक कथा, भाई पौराणिक कथा की बात करते हैं। पौराणिक कथा ये कहता है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जो थे भरत, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। अब दुष्यंत पुरुवंश के ही थे भाई, उन्हें पौरुवंश कहा जाता है। हमने आपको बताया था भी कि भरत प्लस पुरु शादी किए ना, तो ये इनके वंश के थे। ठीक। तो अब देखिए, ये दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जो भरत थे,
हमने भी बचपन में इनकी एक कहानी पढ़ी थी, साहसी भरत के नाम से था, आप लोग भी पढ़े होंगे। उस समय एक शेर आता था, वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत परेशान करता था। उस शेर को इस भरत ने मुंह फाड़ दिया था। देखिए, शेर का मुंह फाड़ना एक बहादुरी की बात होती है, लेकिन इनके नाम पर भारत देश पड़ जाए, यह थोड़ा मुझे नहीं समझ में आता, पर लिखा गया है, यह पौराणिक कथा है तो मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन सबसे ज़्यादा आप भरत जन की ही बात आप, क्योंकि हर इतिहास की किताब में भरत जन की बात आती है कि भरत जन अर्थात भरतों का देश। ठीक, अब पाणिनि की अष्टाध्यायी में पाणिनि की अष्टाध्यायी में भारत को एक प्रदेश के रूप में वर्णित किया गया है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में भारत एक प्रदेश के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक, अब मनुस्मृति क्या कहता है? मनुस्मृति एवं भागवत पुराण, मनुस्मृति एवं भागवत पुराण ये कहता है कि भारत को देव निर्मित कहा। भाई, मनुस्मृति और भागवत पुराण ने भारत को देव निर्मित देश कहा है, देव निर्मित देश कहा है। और भागवत पुराण में एक बात और कही गई है भारत के लिए। क्या कहा गया है? अजनाभ वर्ष कहा गया है। अजनाभ वर्ष की संज्ञा दी गई है, संज्ञा दी गई है भाई। किसे? भारतवर्ष को, भागवत पुराण में। ठीक, अब हम आते हैं सप्त संध्यो प्रदेश। भारत को सप्त संध्यो प्रदेश भी कहा गया है, सप्त संध्यो प्रदेश। जब आर्य भारत आए तो इनका पहला निवास स्थान इन सप्त संध्यो प्रदेश में हुआ। अब सप्त संध्यो क्या है? सप्त संध्यो वो है 7 नदियों के क्षेत्र में, डेल्टा में ये लोग निवास किए, उन्हें सप्त संध्यो कहा। अब ये नदियाँ कौन सी? हम प्राचीन और आधुनिक नाम भी बताते हैं। देखिए भाई, अब ये सप्त संध्यो हैं, ये 7 नदी थी। पहली कौन सी है? सरस्वती। अब सरस्वती को क्या कहते हैं? प्राचीन लिख देती हूँ यहाँ पे, घग्घर बोलते हैं। घग्घर नदी। अब ये दूसरी नदी थी, इसका क्या नाम था? इसका नाम था शतुद्री नदी। इस नदी को प्राचीन में क्या नहीं सॉरी, ये तो प्राचीन नाम है, इसका नाम सतलज नदी, सतलज नदी था। अब इसे प्राचीन में क्या बोलते थे? शतुद्री नदी। अब तीसरी नदी कौन थी? तीसरी नदी थी व्यास नदी। व्यास, इस व्यास को प्राचीन में क्या बोलते थे? विपाशा नदी। अब पुरुषणी नदी यहाँ रहेगा भाई, पहले प्राचीन इधर ही लिख देना चाहिए था।
कृष्णी नदी का वर्तमान नाम रावी नदी है। अब पांचवा कौन सा था? पांचवा है चिनाव नदी। चिनाव नदी, इसे प्राचीन में क्या कहते थे? अश्किनी। अश्किनी नदी कहते थे। ठीक। अब छठा कौन सा नदी थी? छठा नदी थी झेलम नदी। झेलम, इसे क्या कहते थे प्राचीन में? इसे कहते थे विस्तता। फिर सातवां सिंधु। ये 7 नदियों के बीच में, 7 नदियों के क्षेत्र में ये आर्य सबसे पहले आए और यहीं पर ये 7 नदियों को सिंचित प्रदेश में अपना घर बनाया और यहीं रहने लगे। आपको हमने बताया था कि देखिए सप्त सिंधु आए हैं तो सरस्वती नदी के पास रहें तो सरस्वती नदी से भरत जनों का भी तो राज्य था, तो मतलब इसमें से एक जन था उस पंच आर्य जन में। ठीक। इसमें और भी जुड़े गए थे। क्या जुड़े गए थे? इसमें सप्त सिंधु प्रदेश में पंजाब, सिंधु, अफगानिस्तान के क्षेत्र भी थे। पंजाब, सिंधु, अफगानिस्तान के क्षेत्र भी सम्मिलित थे इस सप्त सिंधु में। और इसी सप्त सिंधु क्षेत्र में ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेद की रचना हुई कहाँ? सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी, जहाँ पर ये शुरुआत में आर्य लोग आए और बसे। यह इनका सप्त सिंधु प्रदेश प्राचीन स्थान माना जाता है, इसीलिए इस भारत को सप्त सिंधु भी कहते हैं। भारत को सप्त सिंधु देश। ठीक। भारत का एक और नाम है, वह किस नाम से जाना जाता है? आर्यावर्त। आर्यावर्त। अब ये आर्यावर्त कैसे नाम पड़ा भारत का? हिमालय एवं विंध्याचल के, हिमालय एवं विंध्याचल के क्षेत्र को मध्य देश कहा जा गया था। मध्य देश कहा गया भाई, कहा गया मध्य देश। ठीक। जब आर्यों का पूर्वी भारत की ओर प्रसार हुआ तो इसे आर्यावर्त कहा गया। लेकिन मनुस्मृति आर्यावर्त को क्या कहता है? आर्यावर्त को मनुस्मृति क्या कहता है? मनुस्मृति में आर्यावर्त को पूर्वी समुद्र से लेकर पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और
विंध्याचल एवं हिमालय, हिमालय पर्वतों के बीच, हिमालय पर्वतों के बीच के क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। अर्थात क्या हमने क्या मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और विंध्याचल एवं हिमालय पर्वतों के बीच के क्षेत्र को या भाग को अर्थात पूरे उत्तरी भारत को, पूरे उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा गया। ठीक, ये आर्यावर्त के बारे में है। और आप ये समझ लीजिए कि हमारे देश में जो नर्मदा नदी है, वह नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण को बांटता है। नर्मदा नदी भाई आप ऐसे बनाइए ज़रा। ये जो इस तरफ उत्तर है, इधर दक्षिण है। ठीक, यहाँ पर नर्मदा है, इसके इस तरफ दक्षिण हो गया और इसके इस तरफ उत्तर हो गया। और इस नर्मदा नदी को मेकल पर्वत की कन्या कहते हैं। क्या कहते हैं? मेकल पर्वत की कन्या कहते हैं। और इनको मेकल पर्वत की कन्या को क्या कहते हैं? मेकल सुता। ठीक भाई, एक और नाम है भारत का। क्या नाम है? बृहत्तर भारत। बृहत्तर भारत। अब ये बृहत्तर भारत का क्या मतलब है? इसे कहाँ गया कहाँ गया है? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में बृहत्तर भारत नाम दिया गया। किसको? भारत का नामकरण। हम भारत का नामकरण पढ़ रहे हैं ना, आप लोग भूल तो नहीं जा रहे हैं कि ध्यान हट जा रहा है आप लोगों का? ध्यान लगाए रहिए। ठीक, मत्स्य पुराण में सर्वप्रथम बृहत्तर भारत की अवधारणा मिलती है। और क्या कहा गया है इसमें? इसमें यह कहा गया है कि भारतवर्ष के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के साथ 8 राज्य थे। 8 थे भाई, 8 राज्य नहीं थे, सॉरी, 8 अन्य थे। 8 अन्य द्वीप थे, द्वीप। मत्स्य पुराण में बृहत्तर भारत के लिए कहा गया है कि यह भारतवर्ष के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के 8 अन्य राज्य थे। ये 8 अन्य राज्य कौन से थे? ताम्रपर्णी, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, चंपा। ये जो ताम्रपर्णी है, ताम्रपर्णी को ही क्या कहा गया है? श्रीलंका। ताम्रपर्णी को क्या कहते हैं? श्रीलंका। आज वर्तमान में श्रीलंका कहते हैं। ठीक, अब ये जो बृहत्तर भारत के ये लोग जो आपस में भाई अपना शासन
दूसरे जगह भी करते थे। तो जहाँ के जीत जाते थे, जो द्वीप थे, उन द्वीपों को क्या कहा जाता था? उन द्वीपों को द्वीपांतर कहा जाता था, जहाँ पर भारतीय लोगों का अपना अधिकार होता था। उन द्वीपों को द्वीपांतर कहा जाता था। जो समुद्र के पार भारतीय प्रदेश थे, उनको द्वीपांतर कहा जाता था। ठीक। एक और बात, मनुस्मृति में कुछ और भी भाई मिलता है। क्या मिलता है? मनुस्मृति में क्या मिलता है? दो नाम और देखने को मिलते हैं। क्या नाम मिलते हैं? ये है ब्रह्मावर्त देश, ब्रह्मवर्त। और क्या नाम मिलता है? एक और नाम मिलता है, एक ब्रह्मर्षि देश। अब ये इनके जगह कौन से थे? ये कहाँ कहाँ थे भाई? इनको जो ब्रह्मवर्त कहा गया और महर्षि देश कहा गया, क्या है ये? महर्षि देश तो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र, जो दोआब क्षेत्र था, उन्हें ब्रह्मर्षि देश कहा गया। अब ब्रह्मवर्त देश किसे कहा गया? सरस्वती एवं दृश्य सरस्वती, ब्रह्मवर्त की बात करते हैं भाई। नदी के बीच का क्षेत्र क्या था? इनके बीच का क्षेत्र ये ब्रह्मवर्त कहा गया। और भी नाम हैं भारत के। बाकी लोग क्या क्या कहते हैं, ज़रा इनके भी हम जानकारी रख लेते हैं। ठीक। द्रविड़ देश, भारत को द्रविड़ देश भी कहा गया है। द्रविड़ देश, इन्हें कैसे कहा गया? इनका जो निवास स्थान था, क्या था? तुंगभद्रा नदी। इसे रख दें जरा हाथ में। कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में जो प्रदेश स्थित है, उसे द्रविड़ देश कहा गया। ठीक। अब इसको एक और नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तमिलहम। अब इसे एक तमिलहम के नाम से भी जानते हैं भाई। तमिलहम जरा मिटा दे, सही लिख देते हैं। अब इसको और क्या नाम से जानते हैं? इसको है तमिलहम या दामरिका भी द्रविड़ देश को कहा गया है। ठीक। पेरीप्लस एक पुस्तक है, पेरीप्लस ऑफ एरेथियन सी। पेरीप्लस ऑफ एरेथियन सी पुस्तक, इसे समुद्र का गाइड माना जाता है। भारत के बारे में बहुत कुछ बताया गया है इस पेरीप्लस एरेथियन सी में। ये जो द्रविड़ देश को क्या कहा गया? इस द्रविड़ देश को दामरिकम, यही दामरिका और तमिलहम कहा गया। कहाँ कहा गया? इन दोनों का नाम किसमें मिलता है? पेरीप्लस ऑफ एरेथियन सी में मिलता है भाई। ठीक। अब ऐतरेय ब्राह्मण में भी कुछ कहा गया है। अब ऐतरेय ब्राह्मण की बात हमने आज ही जोड़ी है, इसलिए वो थोड़ा हमें याद नहीं है, इसलिए हम देख करके ही लिखेंगे आप लोगों के सामने। ठीक। क्योंकि ये भी हमने आज जोड़ा है, इसलिए अब देख के लिखना पड़ जा रहा है मुझे। ठीक। ऐतरेय ब्राह्मण में
ऐतरेय ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप को 5 भाग में बांटा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप को महाद्वीप को 5 भागों में बांटा गया। कितने में? 5 भागों में। 5 भागों में बांटा है। कौन कौन? जरा हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे क्या आएगा? मध्य देश। मध्य देश। इस मध्य देश को क्या कहते हैं? यमुना से ब्रह्मपुत्र तक का मैदानी क्षेत्र। यमुना से ब्रह्मपुत्र तक का मैदानी क्षेत्र को मध्य देश कहा गया है। अब दूसरा, उत्तरापथ। उत्तर पश्चिम भारत को उत्तरापथ कहा गया है। क्या कहा गया? उत्तर पश्चिम भारत को क्या कहा गया? उत्तरापथ कहा गया। अब तीसरे नंबर पे क्या है? प्रातिज्य या अपरांत। भाई, प्रातिज्य या अपरांत जो है पश्चिमी भारतीय भाग को कहा गया है। किसे? पश्चिमी भारतीय भाग को कहा गया। अब चौथे नंबर पे क्या है? चौथे नंबर पे है प्राच्य। अब प्राच्य को पूर्वी भारत को प्राच्य कहा गया। अब 5वें नंबर पे क्या है? ये 5 भागों में बांटा गया है ना। दक्षिणापथ। अब दक्षिणापथ में क्या लिखा गया है? दक्षिणापथ कैसे? अब देखिए, ये पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी ही बात करता है। पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी, ये समुद्र की गाइड इस पुस्तक को कहा जाता है। इस पुस्तक के लेखक जो है ना, उनका नाम नहीं पता है। इतिहास में अज्ञात लेखक के नाम से जाना जाता है। ठीक, इन्होंने दक्षिण में स्थित पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी में दक्षिण में स्थित जो प्रदेश, दक्षिण में स्थित जो प्रदेश हैं, जो भाग हैं, उन्हें दक्षिणापथ कहा है। किसने? पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी ने। ठीक, और इसको जो इसमें जो असली जो नाम मिलता है दक्षिणापथ को दाखिना लिखा। भाई, क्या लिखा है? क्यों भाई खराब हो जा रहा है? दाखिनाबादेश। इसमें एक शब्द है दाखिनाबादेश। इसका मतलब ये है कि नर्मदा नदी के जो दक्षिण में भाग है उसको दक्षिणापथ कहा गया। ठीक, वीडियो हमारी लंबी हो जा रही है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि हमें जो भी मैटर मिल रहा है मैं वह सब आप लोगों के सामने रख रही हूँ। ठीक, अब आते हैं हम इंडिया पर। इंडिया भारत में
भारत को भाई एक नाम है इंडिया भी। क्या नाम है? इंडिया। अब ये इंडिया कैसे पड़ा नाम? हाँ, यह इंडिया कैसे पड़ा? हम लोग बहुत इंडिया इंडिया करते हैं नहीं, तो जो यूनानी लोग थे उनको सिंधु नहीं कहने आता था। अब सिंधु को ये इंदु इंदु करते थे, उससे यह इंडिया बन गया। लेकिन यह इंडिया इंडस शब्द से बना है। इंडस का मतलब संस्कृत में सिंधु ही होता है। सिंधु नदी को इन्होंने इंडस भी कहा और इंडस से ही इंडिया बन गया। इंडस से इंडिया बना भाई। ये इंडस से इंडिया बन गया। क्या हुआ? यूनानियों ने इस देश को इंडिया कह के ही पुकारा है। सर्वप्रथम इंडिया का नाम सर्वप्रथम इंडिया का नाम किसने किया? इतिहास के पिता हेरोडोटस ने। इतिहास के पिता हेरोडोटस ने कहा। और क्या कहा? इंडिया शब्द कह के पुकारा भारत को। वहीं मेगस्थनीज ने भी इंडिया कहा। किसे? भारत को। ये इतिहास के पिता हेरोडोटस ने जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया वह केवल सिंधु नदी के क्षेत्र में, डेल्टा में जो निवास करते थे लोग उनको ही इंडिया कहा। जबकि मेगस्थनीज ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को इंडिया कहा। भाई हमारे यहाँ व्हाट्सएप खूब चलता है ना, व्हाट्सएप में भी बहुत आता है कि भारत को भारत क्यों नहीं कहते, अमेरिका अमेरिकन है, जापान जापानीज है, तो हमारा भारत भारतीय क्यों नहीं है, इंडिया क्यों है? तो इंडिया इस वजह से नाम पड़ा है। ये प्राचीन काल में ही पड़ गया था, ठीक, जब यूनानी यहाँ पर आए, है ना। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे इनतू की। इनतू इसको क्या इंग्लिश में कहेंगे ऐसे, ठीक। ये इनतू नाम किसने दिया? यह नाम चीनियों ने दिया। अब चीनियों को भी वही प्रॉब्लम थी, चीनियों को भी सिंधु नहीं कहने आता था। वह सिंधु के लोगों को इनतू कह के पुकारते थे, इनतू। अब यहाँ पे एक नाम था, क्या नाम था? एक व्यक्ति थे, सर्वप्रथम इस इनतू को सर्वप्रथम किसने कहा? सर्वप्रथम झागकिन्यान, या इनके दूसरे नाम से भी जानते हैं, या चाकियेन ने, झागकियान या चाकियेन ने सर्वप्रथम सिंधु को क्या कह के पुकारा था? सर्वप्रथम सेंदु कहा था। सेनदू का मतलब
सिंधु नदी है। चीनी भाषा में इनको भी नहीं आ रहा था सिंधु कहने, बहुत सारे लोगों को नहीं आता कहने। अब जब नहीं आया तो इन्होंने इन नामों से पुकारा। अब जब यहाँ पर वेनसांग आया था, वेनसांग आया भारत में, तो वेनसांग ने भी भारत को इंतु ही कहा है, इंतु कह के पुकारा भारत को वेनसांग ने। ठीक, एक और नाम आता है भाई, इंतु हो गया हिंदुस्तान। क्यों हिंदुस्तान? पूरे मध्यकाल में हिंदुस्तान के नाम से ही जानते हैं, पूरे मध्यकाल में भारत को। क्यों हम लोग भी कहते हैं ना हिंदुस्तान, है ना, अपने को हिंदू मानते हैं। तो क्यों ये कैसे हिंदू हुआ? जब यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग आए, अरबों का आक्रमण हुआ, और भी जो ईरान वगैरह के लोग आए, तो उनको भी यही प्रॉब्लम थी, परेशानी थी। किस चीज़ की? सिंधु कहने की। सिंधु नहीं आता था। इनको भी ये था कि चलो सिंधु नदी के पास वहाँ के जो लोग हैं उनसे ज़रा धन ले आ जाए, अपने धर्म का प्रचार कर लिया जाए। इस सिंधु को इन्होंने हिंदू कहा। क्या कहा? हिंदू, हिंदू कहा। अब इन्हें नहीं आता था। एक व्याकरण का नियम भी है कि जब टूटता है तो वह ह में परिवर्तित होता है। क्या हुआ? अब हम व्याकरण यहाँ नहीं बताएंगे भाई, व्याकरण की अलग क्लास आप लोग चाहेंगे तो मैं ज़रूर दे दूँगी। ठीक, यह व्याकरण का नियम है कि जब टूटता है तो ह में परिवर्तित हो जाता है, और उसी ह को हिंदुस्तान नाम दिया गया। ठीक, बहुत से बच्चे भी हैं नहीं कह पाते तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं, चौ कहते हैं, है ना। बहुत से हमने आसपास श्रमिक लोग हैं, वो जब अपनी पैसे की बात करते हैं ना, जो अपने मेहनताना लेते हैं, तो उनसे पूछा जाए कि कितना पैसा मिलता है, तो वो बोलते हैं कि हफ्ता मिलता है। हफ्ता का मतलब क्या होता है? 7 दिन को सप्ताह कहते हैं। यानी कि उनको भी नहीं कहने आता, इसलिए वो हफ्ता कहते हैं। हमारे गुजराती भाई भी हफ्ता ही कहते हैं। ठीक, अब ये जो इस्लामिक लोग आए, इनका मुख्य कारण था कि कुछ भारत से चला जाए, धन लेके आया जाए और अपने धर्म का प्रचार भी कर लिया जाए। तो उन्हें सिंधु नहीं आया तो वह हिंदू कहने लगे। ठीक, अब सर्वप्रथम 262 ईस्वी में, सर्वप्रथम 262 ईस्वी में कौन? ईरान के शासक कौन थे? ईरान के शासनी। ईरान के शासक कौन थे भाई? शासनी थे, शासनी। इनका एक अभिलेख है, ईरान के शासक शासनी का एक अभिलेख है। क्या अभिलेख का नाम है? नक्श ए रुस्तम। इस नक्श ए रुस्तम अभिलेख में भारत को हिंदुस्तान शब्द लिखा मिला है भाई। हिंदुस्तान नाम लिखा मिला है। कब? 262 ईस्वी में ईरान के शासनी शासक के नस्ते रुस्तम अभिलेख में हिंदुस्तान नाम लिखा मिला है। अब यह अभिलेख जो है, ये अभिलेख नस्ते रुस्तम अभिलेख 3 भाषाओं में है। 3 भाषाओं में कौन कौन से? ईरानी, पहलवी
और क्या है भाई? ग्रीक, ग्रीक या यूनानी। ये पेन, ठीक, कहीं ग्रीक लिखा होगा, यूनानी, ये दोनों एक है। ईरानी, पहलवी ईरानी, ये नक्शे रुस्तम अभिलेख में 3 भाषाओं का भी उल्लेख, यह अक्सर करके प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद 9वीं और 10वीं शताब्दी में एक अज्ञात लेखक हैं, एक अज्ञात लेखक की एक पुस्तक है फारसी भाषा में, 9वीं और 10वीं शताब्दी में एक फारसी ग्रंथ है, एक फारसी, इस ग्रंथ का क्या नाम है? यह ग्रंथ है, ये जो ग्रंथ है ना, अज्ञात लेखक है, इनके लेखक का नाम नहीं पता भाई, लेखक का नाम नहीं पता है, ठीक। अब ये जो ग्रंथ है हुदूद अल आलम, ये जो ग्रंथ है इसका नाम है हुदूद अल आलम, ठीक। हुदूद अल आलम में हिंदुस्तान शब्द कह के पुकारा गया है, किसे? पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को, इसमें हिंदुस्तान कहा गया भाई, इसमें हिंदुस्तान कहा गया, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को। हुदूद अल आलम फारसी ग्रंथ में पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को हिंदुस्तान शब्द कह के पुकारा गया। अब यहीं पर अमीर खुसरो क्या कहते हैं, ठीक, मिटा देना, हाँ, अमीर खुसरो क्या कहते हैं और ईशानी क्या कहते हैं? अमीर खुसरो, ठीक, अमीर खुसरो का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना, अच्छी तरीके से। और एक नाम है ईशानी, ईशानी ने क्या कहा था और अमीर खुसरो ने क्या कहा था? अमीर खुसरो ने भारत को हिंद नाम से संबोधित किया, हिंद, हिंद नाम से संबोधित किया। अमीर खुसरो ने भारत को हिंद कहा है। अब ईशानी ने क्या कहा था? ईशानी ने हिंदुस्तान ही कह के पुकारा, अमीर खुसरो और क्या कहते हैं? अमीर खुसरो भारत के लिए बहुत अच्छी बात कहते हैं, ठीक। अमीर खुसरो ने भारत को कहा, अमीर खुसरो भाई, अमीर खुसरो क्या कहते हैं? ये अमीर खुसरो ये कहते हैं कि पृथ्वी पर भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा। किसने? अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा। अमीर खुसरो ने और क्या कहा भारत को? अमीर खुसरो ने ये कहा कि हिंद ने दुनिया को गिनती पंचतंत्र
पंचतंत्र और शतरंज का ज्ञान दिया। अमीर खुसरो कहते हैं कि हिंद ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र और शतरंज का ज्ञान दिया है। ये भाई ये सही बात है, 0 भारत ने दिया था। ठीक, पंचतंत्र पुस्तक सबसे ज़्यादा अनेकों भाषाओं में अनुवादित है। शतरंज भी यह बिल्कुल बात सही है कि शतरंज हमारे भारत की ही देन है। जब शतरंज होता था तो उस समय कुछ अलग ही बात, आज तो सिर्फ जीत हार होती ना, उसमें एक ज्योतिष वाली भी बात थी। सांप है मुंह में चला गया, नरक वाली बात कि ये इस खाने में जाएंगे तो ये नरक में आएंगे, यहाँ स्वर्ग में आएंगे। अपने उनकी मतलब एक किस्मत आजमाते थे शतरंज से। ठीक, एक ज्योतिष कभी हम शतरंज का भी इतिहास बताएंगे आप लोगों को। ठीक, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक, उसके बाद और क्या हुआ? ठीक, ये अच्छी बातें अमीर खुसरो ने बाकी लोगों ने कही और इतने सारे भारत के नामकरण को लेकर के कहा गया है। अब राजा राम मोहन राय ने हिंदुज्म की बात कही है भाई, हिंदुज्म। ठीक, क्या कही है? हिंदुज्म की बात कही है। राजा राम मोहन राय ने 1816-17 में हिंदुज्म कहा। हिंदुज्म शब्द का प्रयोग किया और यह जो हिंदुज्म शब्द है किसके लिए आया? सिंधु नदी के लिए ही आया, सिंधु के लिए। सिंधु के पास जो लोग थे, निवासी थे, उन्हीं को ही हिंदुज्म कहा राजा राम मोहन राय ने। ठीक, यह एक नई बात है आप लोगों के लिए। हाँ, ठीक है। अब आता है हमारा आखिरी में भारत इंडिया। क्यों भाई? व्हाट्सएप में खूब आप लोग सुनते हैं, जवाब भी देते हैं, लेकिन कोई उसका सही अर्थ नहीं बताता है। आज मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सही अर्थ पता चल जाएगा। ठीक, ये इतने सारे हमने भारत के नाम गिनाए हैं। अब ये भारत इंडिया आप सबको पता है कि हमारे यहाँ अंग्रेज आए, है ना? अंग्रेज आए, देश को गुलाम कर लिए। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो भीमराव अंबेडकर पहले ही संविधान लिख रहे थे। जब लिख करके पूरा हुआ, देश आज़ाद हो गया, तो यह बात आई कि हमारे देश का एक नाम भी होना चाहिए। हमारा देश किस नाम से जाना जाएगा? स्वतंत्र हो गया तो अब उस समय के जो विद्वान लोग थे, कुछ लोगों ने कहा कि हमारे देश का नाम, प्राचीन नाम भारत है, तो भारत ही रहेगा। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, भारत नहीं रहेगा, इंडिया भी तो प्राचीन है, प्राचीन नाम इंडिया भी तो है, तो इंडिया नाम रहेगा। अब इंडिया और प्राचीन को बात के लेके विद्वानों में मतभेद होने लगा। तो फिर थोड़े और जो समझदार लोग थे उन्होंने समझौता किया कि ठीक है, इन दोनों नाम को रख लिया जाए, भारत और इंडिया। तो उस समय से संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। संविधान में कहाँ लिखा गया है? संविधान में जो है अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है। कैसे? स्पष्ट रूप से वर्णित है। स्पष्ट रूप से वर्णित है कि भारत, क्या वर्णित है भाई अनुच्छेद 1 में? देखिए, भारत अर्थात इंडिया
राज्यों का संघ होगा। यह बात स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसी वजह से हमारे देश का नाम वर्तमान समय में भी भारत और इंडिया दोनों है। अभी हमने न्यूज़ में सुना था और आपके जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें भी पढ़ा था कि कुछ लोग इस इंडिया नाम को हटाने के लिए भी केस लड़ रहे हैं कि नहीं, हमारा देश भारत है और भारत ही रहेगा। फैसला जो भी हो, जब हमारे देश का नाम पूर्ण रूप से भारत हो जाएगा तो भारत तो हम कहेंगे ही, लेकिन हम इंडिया को भी हमें पढ़ना होगा। जब भी हम भारत की नामकरण की बात करेंगे, भारत के नामकरण के बारे में जानकारी रखेंगे, उसे पढ़ेंगे, तो इंडिया पढ़ना ज़रूरी है। इंडिया बिना आए काम नहीं हो सकता। इंडिया तो आएगा ही भाई, पर वह भारत होगा जब हमारे सरकार द्वारा पूर्ण रूप से घोषित होगा कि हमारे देश का नाम भारत है, तो भारत हम कहेंगे। अभी तो भारत और इंडिया ही है। ठीक है। अब इतनी बातें मैंने जो आप लोगों को बताई, आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर रहे थे ना? नहीं नोट कर रहे थे? याद रखिए। देखिए, कभी कभी शब्द बोलने में ना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाती है, तो इसका आप लोग कोई बुरा मत मानिएगा। और हम क्या समझा रहे हैं इस बात को आप लोग समझिएगा। और इसी के साथ मैं अब अपने बात को यहीं रोकती हूँ। अब जब मैं अगले वीडियो में जो हमने दसराग युद्ध की जो बात जो हमने अभी छोड़ी है, जो इतिहास हमें कुछ बताना है कि वो आगे कैसे हुआ, क्या हुआ, वही अगला वीडियो आएगा और आप लोग देखिएगा। धन्यवाद।